अमावस की अंधेरी रात, बारिश तगड़ी हो रही है। दिनेश सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी से निकल रहा है अपने घर जाने के लिए। बरसात ने रास्ता रोक रखा है। अब काफ़ी देर इंतज़ार कर लिया था, बरसात रुक नहीं रही थी। उसका साथी गार्ड कह रहा था, दिनेश भाई आज यहीं रुक जाओ, देखो बरसात बहुत ज़्यादा है, ना जाने कब बरसात बंद होगी। अगर आप ऐसे गए तो भीग जाओगे। लेकिन दिनेश गार्ड कह रहे थे कि नहीं भाई, मेरे घर में मेरी पत्नी इंतज़ार कर रही है। जैसे ही बारिश थोड़ा कम होगा मैं निकल जाऊंगा अपनी साइकिल लेकर के। अब फिर दिनेश इंतज़ार करने लगे। आधा पौन घंटा के बाद अब जो बारिश थी थोड़ी हल्की होने लगी, लेकिन अभी भी तेज तूफानी हवा चल रही थी। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। अब फिर दिनेश को लगा कि अब यही मौका है, अब निकला जाए, नहीं तो बारिश का आसार बंद होने का नहीं था। लग रहा था कि सारी रात बारिश होगी। और दिनेश अपने साथी गार्ड को बोलते हैं कि भाई मैं चल रहा हूँ, सुबह ड्यूटी पर आऊँगा। अब साइकिल उठा करके और दिनेश गार्ड चल देते हैं। रास्ता पूरा पानी से भरा हुआ है। संभल संभल करके दिनेश गार्ड चल रहे हैं। कहीं ज़्यादा पानी है तो साइकिल से उतर जाते हैं। अब एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर जंगलात जैसे दिख रहा है। वो रोज़ का रास्ता था वैसे तो दिनेश गार्ड का। आज तक इस रास्ता से आते जाते रहे, कोई भी परेशानी कोई दिक्कत नहीं हुई। और लेकिन जैसे ही उस जंगलात के पास पहुंचते हैं, एक सफ़ेद कपड़े में औरत, औरत नहीं लड़की ही बोल सकते हैं, जवान लड़की उनका रास्ता रोक करके खड़ी हो गई है। दिनेश गार्ड को लगा कि आसपास की किसी मोहल्ला किसी गांव की रहने वाली होगी और कुछ पूछने के लिए खड़ी होगी। उसके पास आप चले जाते हो, रास्ता वही है। और तब तक औरत उनको, दिनेश जी को रोक देती है। रुको। दिनेश रुक जाते हैं, उस लड़की को देखने लगते हैं। बारिश की बूंदें अभी भी पड़ रही है, लेकिन लग रहा है कि उसके ऊपर कोई बारिश का असर नहीं हो रहा है। अब दिनेश गार्ड उस लड़की को देख रहे हैं कि भाई इसने मेरा रास्ता क्यों रोका। और तब तक लड़की बोलती है, तुम पास के कोठी में काम करते हो ना, फार्म हाउस में। दिनेश गार्ड बोले हाँ हाँ, मैं वहीं काम करता हूँ। इसके बाद लड़की का रूप बदल जाता है। वो सुंदर लड़की एक भयानक डरावनी चेहरे वाली बन जाती है। और दिनेश तो जैसे ही देखते हैं कांप जाते हैं। साइकिल छोड़ करके वो भागना चाहते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते। और वो डरावनी औरत अब दिनेश को पकड़ लेती है। दिनेश चीखते रहते हैं कि आप कौन हो, आप मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मैं तो अपने रास्ते पर जा रहा था। दिनेश जी को समझ में आ गया कि ये जो औरत दिखी थी ये कोई मामूली औरत नहीं है, कोई मामूली लड़की नहीं है, ये तो कोई भूत प्रेत है, कोई आत्मा है, और मेरे से इसकी क्या दुश्मनी है। तब वो जो आत्मा थी दिनेश को अब पकड़ लिया था और उसको मारना चाहती थी। दिनेश जब कहने लगे कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मेरा कसूर क्या है, आप मुझे क्यों मार रही हो, तब वो आत्मा रुक गई। कहने लगी कि तेरा कसूर कोई नहीं है, तेरा कसूर यही है कि तू उस फार्म हाउस में काम करता है, तेरा यही कसूर है। इसके बाद वो लड़की कहने लगी कि देख, तेरा जान अगर बचाना चाहता है अपना जान, तो जैसा मैं कहूँगी वो तुझे वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि तेरी पत्नी भी तेरे घर पर इंतजार कर रही है, तो तू सोच ले, तू मेरा साथ देगा या मरना पसंद करेगा। अब दिनेश गार्ड एकदम घबरा गए। ये तो सब कुछ जानती है,
ये तो मेरा घर भी जानती है, मेरी पत्नी को भी जानती है। अब दिनेश के पास में कोई ऑप्शन नहीं रहा। जान बचाने का बस एक मात्र तरीका था कि जो लड़की आत्मा कह रही है वो मान जाए। अब वही कहते हैं कि मैम आप जो कहोगी मैं वही करूँगा। इसके बाद वो औरत, लड़की, जो खूंखार चेहरा अब दिखाई दे रहा था, अब फिर सामान्य सी चेहरे में एक सुंदर ज्योति के रूप में दिखाई देने लगी। अब फिर कहने लगी, तू जा, तू अपने पत्नी के पास जा, मैं तुझे बताऊंगी कि तुझे क्या करना है, लेकिन अभी नहीं, तू मेरा इंतजार कर। और देख, इस बात को किसी से अगर तू बता दिया तो मैं तेरी पत्नी को और तुझे भी मार डालूंगी, ध्यान रहे इस बात को। अब दिनेश हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, नहीं, मैं किसी से नहीं बताऊंगा, अपनी पत्नी तक को नहीं बताऊंगा। तब वो सुंदर लड़की अब हंसने लगी और कहने लगी कि इसी में तेरी भलाई है। अब फिर दिनेश अपनी साइकिल उठा करके गिरते पड़ते बरसात वाली रात में अब फिर अपने घर की तरफ निकल गए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये जो कहानी मैं शुरुआत में बताया हूँ, ये कहानी उसी लड़की की है, आत्मा लड़की की, जिसकी कहानी आपने कल सुना था, एपिसोड नंबर 787, 11 जुलाई का एपिसोड। प्रमोद उस कहानी का एक मुख्य पात्र है। और आज की कहानी अब कल की कहानी का दूसरा भाग है। अगर इस कहानी का पूरा आप मज़ा लेना चाहते हैं तो कल का एपिसोड नंबर 787 ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा हूँ। ये जो कहानी स्टार्ट हुई थी एक फार्म हाउस से। फार्म हाउस में अब एक तांत्रिक को बुलाया जाता है, एक सेठ के लड़के ने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, और ये सब मजाक मजाक में चल रहा था। अब आखिरकार जो उनके दोस्त थे अब उस तांत्रिक को मजाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे कि तांत्रिक थोड़ी है, ये जादूगर है, जादूगर खेल दिखाएगा, वास्तव में कोई आत्मा इस दुनिया में होती नहीं है। और इस बात को बुरा लग चुका था तांत्रिक को, और वो एक ऐसी आत्मा को बुला दिया था ताकि इन सभी को अब बदला ले, और वही अब शुरुआत हो चुका था। लेकिन एक दूसरा तांत्रिक से मदद लिया गया और उसमें मेन भागीदारी थी प्रमोद, जो मिर्ज़ापुर ज़िला उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और आगे की कहानी अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपने पिछली कहानी तो अब कल देख ही लिए होंगे, मज़ा भी आया होगा आपको, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है इस वीडियो का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप प्रमोद जो थे बहुत खुश थे, चलो उस बला से पीछा छूट चुका। और उधर जो सेठ जी का लड़का था और उनका परिवार भी, वो भी अब शांति से रह रहे थे, क्योंकि तांत्रिक और गुरुजी उस आत्मा लड़की को अपने बस में करके अब लेके जा चुके थे। और इस बात को लगभग 6 महीना बीत चुका था। अब सेठ जी के घर में भी शांति थी, फार्म हाउस में भी शांति थी। अब सेठ जी का जो लड़का था अब फार्म हाउस में फिर से रहने लगा था, क्योंकि उसके घर की बंदिश पसंद नहीं थी। अब फॉरेन में रहने वाला लड़का, और उसको कहाँ अब माँ बाप के साथ अच्छा लगे, वो तो हर रोज़ पार्टी करना, नए दोस्त बनाना, उसके यही हॉबी थी। अब फिर अपने फार्म हाउस में आकर के रहने लगा, पार्टियाँ साटियाँ करने लगा। और इधर जो प्रमोद थे वो भी खुश थे। उनके जो चाचा वाचा जो पिताजी का साथ छोड़ दिए थे, अब पिताजी की मदद कर रहे थे। अब घर में जो पहले वाली खुशहाली थी ना, अब लौट आई थी। पूरा घर अब इकट्ठा हो गया था। दोनों चाचा अब पिताजी की खूब मान आदर कर रहे थे, हर चीज़ से अब सेवा भाव कर रहे थे। अब प्रमोद भी अब 1 लाख रुपया तो कमा चुके थे, और दूसरी बात अब लेबर से सुपरवाइज़र, उनका मैनेजर बना दिया था।
वो भी खुश थे। अब पगार भी तो बढ़ गई थी, सुपरवाइजर का पोस्ट। और इसके बीच प्रमोद अपने गांव भी गए अपने पिता को देखभाल करने, और लाख रुपए अपने पिता अपने माँ को भी दे के आए, ताकि जो कर्जे वर्जे लिए थे पिताजी का दवा कराने के लिए उनको निपटाया जाए। अब घर की खुशहाली देख करके प्रमोद को लगा कि सब कुछ सही हो चुका है। इसमें मेरी उस फ्रेंड का बहुत बड़ा हाथ है। वो फ्रेंड मतलब वो आत्मा लड़की जिसके साथ प्रमोद ने कई रातें गुजार दिया था, और फिर उस लड़की को गुरुजी और उनका चेला पकड़ करके ले गए थे। अब थोड़ा प्रमोद को बुरा भी लगा था, क्योंकि उस लड़की से एक दोस्ती सी हो गई थी। प्रमोद से पूछती थी कि बताओ तुम्हारे घर में कौन है, कैसा चल रहा है। प्रमोद अपना दुखड़ा उससे बता देते थे। जब वो पूछते थे कि आप कौन हो, कहाँ से आई हो, आपके परिवार वाले कहाँ रहते हैं, अब वो टाल जाती थी। लेकिन इतना ज़रूर उसने मदद किया, जो चाचा वगैरह थे जो नाराज़ थे हमारे पिताजी से, अब धंधा बिजनेस सब कुछ अलग कर रखा था। अच्छा मतलब परिवार था उनका, और एक तरह से सब कुछ चौपट हो गया था। लेकिन उस लड़की ने शायद दोनों चाचाओं के दिमाग में घुस करके और उनको अच्छी तरह से समझा दिया था, क्योंकि अकेले रहना ठीक नहीं है, संयुक्त परिवार में रहना बहुत अच्छी बात है। इसके बाद दोनों चाचाओं का व्यवहार बदल चुका था, परिवार में अब मिलजुल करके रहने लगे थे। अब प्रमोद भी खुश थे, 6 महीना हो चुका था। अब जानते थे कि उस लड़की से कभी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि गुरुजी और तांत्रिक उस लड़की को पकड़ करके ले गए। लेकिन कई बार उनको जैसे लगता था कि उसके आसपास में कुछ सुनाई देता था, अजीब सी आवाज़। लेकिन ऐसा कुछ जैसे पहले होता था कि पाजेब वो पहनती थी, बजता था, ऐसा नहीं होता था। प्रमोद अब उठ जाते, उस चीज़ को देखने को कोशिश करते कि कहीं उसका दोस्त वो आत्मा लड़की तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और आखिरकार अब प्रमोद को समझ में आ गया कि वो लड़की कभी भी अब दोबारा उनको नहीं दिखेगी। और उधर अब जो सिक्योरिटी गार्ड था जिसको वह आत्मा लड़की दिखी थी और उसको मारना चाही थी, डराना चाही थी, और वो भी अब परेशान था। वो अपने जो पत्नी थी उसको भी कुछ नहीं बताया, डरा डरा से रहता था। उसकी पत्नी पूछती थी कि आप जब ड्यूटी से आए हो और तभी से आप डरे हुए हो, बात क्या है। लेकिन वो जानता था कि अगर मैं बताऊंगा तो हम दोनों की जान आफत में पड़ जाएगी, कुछ भी नहीं बताना है। अब लड़की क्या चाहती थी, आत्मा लड़की, अब दिनेश गार्ड को कुछ भी पता नहीं था, और वो इंतज़ार कर रहा था कि आखिर उसकी मंशा क्या है, कब लड़की उससे बोलेगी, कब मुझे अब डर से बाहर निकल पाऊंगा। लेकिन 1 महीना और गुजर गया और लगा दिनेश गार्ड को कि चलो बात खत्म हो गई, अब कुछ नहीं होगा, जैसे प्रमोद के साथ में हुआ था। अब 6 महीने बीतने के बाद प्रमोद भी अब खुश थे और किराए के कमरे में रहते थे। अब उनके चाचा जो थे वो लड़की को देख रहे थे शादी करने के लिए किसी रिश्तेदारी में, उसका बातचीत भी चल रहा था। अब प्रमोद जो थे अब कमरे में, अपने किराए के कमरे में दिन भर ड्यूटी करते और शाम को टाइम अब कमरे में आ जाते। कमरा उनका दूसरी मंजिल पर था, नीचे मकान मालिक, ऊपर में प्रमोद रहा करते थे। और एक रात जब अपने बिस्तर पर सोए हुए थे और इसके बाद लगा कि उनका बंद दरवाज़ा अपने आप खुल गया है। नींद में थे प्रमोद, लेकिन जैसे ही उनको आवाज़ सुनाई पड़ी दरवाज़ा खोलने की तो उन्होंने अपने नींद से आंखें खोल दी। कमरे में 0 वाट का बल्ब जल रहा था और देखे तो दोनों पल्ला खुला हुआ है। लेकिन कैसे खुल गया भाई? अंदर से
मैंने तो बंद कर रखा था, प्रमोद जी कह रहे थे। ऐसे अपने आप कैसे खुलने से हो गया? ना कोई बाहर हवा, ना तूफान, ना ऐसा कुछ भी। तो ये कैसे हो गया? अब प्रमोद जी उठ करके खड़े हो गए और जा करके दरवाजा बंद करने लगे। मन में सोचने के कहीं मैं चिटकनी लगाना तो नहीं भूल गया। ऐसी वजह से हल्का फुल्का हवा आया और दरवाजा खुल गया। यही हो सकता है। अब दरवाजा बंद करके जैसे ही मुड़ते हैं तो देख करके दहल जाते हैं। वो आत्मा लड़की उनके बिस्तर पर बैठी हुई अपने दोनों पैरों को हिला रही है और चेहरे पर मुस्कुराहट। आप प्रमोद जो देखते हैं ना, जहां हैं वहीं खड़े रह जाते हैं। कुछ मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। ना जाने उस लड़की को देख करके आज इनका हाल कैसा हो गया। पहले तो नहीं डरते थे, लेकिन आज ना जाने कौन सा डर उनके शरीर में समा गया था। और तब तक वो लड़की कहने लगी, अरे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरे पलंग के पास आ जाओ। अब प्रमोद बिना कोई सवाल जवाब के पलंग के पास पहुंच गए। और तब वो लड़की मुस्कुराती हुई कहने लगी कि तूने तो बहुत ही धोखा किया मेरे साथ में। तुम्हें सब जानकारी थी कि वो तांत्रिक मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं और तुमने मुझे बताया तक नहीं। ये तो मेरे साथ में गद्दारी हुई ना। अब इसकी सजा तो मैं तुम्हें दूंगी। क्या इसके लिए तुम तैयार हो? प्रमोद आप सख्ती में आ चुके थे। आप समझ गए थे कि जो वो बाबा ने किया था, तांत्रिक बाबा और उसके गुरुजी ने, अब उसका बदला लेने के लिए ये फिर से आ गई है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? बिल्कुल डर चुके थे प्रमोद और कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन आवाज साथ नहीं दे रही थी। और वो लड़की लगातार बोलती जा रही थी कि तूने तो मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे घर तक गई, तुम्हारे परिवार में शांति लाई, ताकि तुम्हारा परिवार बिखरे नहीं, सब एकजुट हो जाएं और फिर तुम्हारी घर की खुशहाली लौट जाए। तुमने तो बोला था कि घर की खुशहाली लौट जाएगी तो मैं गांव लौट जाऊंगा, लेकिन तू ये भी नहीं कर सके। तुम फिर इसी सेठ के पास में काम कर रहे हो और इनाम में तुम्हें तो अच्छा खासा पैसा मिला हुआ है और ऊपर से तुम्हारी नौकरी में तरक्की। ये सब मुझे पकड़वाने के लिए ना तुमने ये सब किया था। अब वो लड़की बहुत गुस्से में थी। जो भी पुरानी बात थी सब दोहरा रही थी। अब प्रमोद बस सुनते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था कि उस लड़की को कोई जवाब दें, कि कोई सवाल जो पूछ रही थी उसके जवाब अब क्या दूं। वो समझ नहीं पा रहे थे। आप जान रहे थे कि लड़की तो सब कुछ जानती है, इससे मैं झूठ बोल नहीं पाऊंगा। और तब प्रमोद उस लड़की के आगे रोने लगे। आंखों से आंसू बहने लगा और हाथ जोड़ करके अब कहने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैसे के लोभ में आ गया था। मेरा मैनेजर ने बोला था कि तुम्हें तरक्की भी दूंगा और 1 लाख रुपया भी दूंगा। मैं समझा था कि इससे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं बताया था। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका कसूरवार हूं, लेकिन मैं हूं ना आपका दोस्त। आपके साथ मैं कई रातें बिताया हूं, तो इसके नाते आप मुझे माफ तो कर ही सकती हैं। वो लड़की जोर से हंस पड़ी और हंसते हंसते अब प्रमोद की तरफ घूर कर देख रही थी और कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगी। दोस्ती उस समय थी, अब नहीं है। मैं तो तुझे सबक सिखाऊंगी। अगर तुम इस चीज से बचना चाहते हो तो मैं जैसा कहूंगी अवश्य तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम मेरी बात को नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तो नुकसान पहुंचाऊंगी ही और तुम्हारे परिवार को भी तबाह कर दूंगी। बोलो क्या कहते हो? अब प्रमोद के पास में जैसे गार्ड के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, और वैसे ही प्रमोद के पास में अब कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं। आखिरकार प्रमोद ने
अब मान लिया कि जो आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अब फिर उस लड़की ने चेतावनी दिया कि देखो, ये झूठ मत बोलना, मैं सब कुछ जान जाऊंगी। मैं तुम्हारे परिवार तक पहुंच सकती हूँ, तो तुम्हारे दिल के अंदर भी पहुंच सकती हूँ। मेरे साथ दोबारा धोखा देने की कोशिश मत करना, इसी में तुम्हारी भलाई है। आप प्रमोद कहने लगे कि नहीं, जो गलती मेरे से हो चुकी है मैं अब दोबारा दोहराऊंगा नहीं। आप जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और आखिरकार वो लड़की अब मान गई। अब फिर प्रमोद से कहने लगी, और बताओ तुम 6 महीने में कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया? मैंने तो सुना कि तुम्हारी शादी भी हो रही है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए दुल्हन भी ढूंढ रहे हैं। तो कैसी है तुम्हारी दुल्हन, तुमने देखा? तब प्रमोद डरी हुई तो थी, कहने लगे नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। अभी घर वाले मेरे लिए दुल्हन जरूर ढूंढ रहे, लेकिन अभी हमने देखा नहीं। अब फिर वो लड़की कहने लगी कि देखो, मेरे से अच्छी हो तो शादी करना। अब फिर हंसने लगी। इसके बाद जो खेल पहले हुआ करता था वो फिर खेल स्टार्ट हो गया था। वो लड़की अब प्रमोद के साथ ही रात गुजारी थी। और जैसे ही सुबह प्रमोद उठते हैं तो लड़की गायब। प्रमोद को एक पल तो लगा कि जैसे रात में भयानक ख्वाब देखे हैं, ख्वाब का ही असर है, लेकिन वो ख्वाब नहीं था। प्रमोद जब उठे, सोच विचार करने लगे, और तब उनको लगा कि अरे नहीं नहीं, ये ख्वाब हो ही नहीं सकता है, ये सब कुछ रियलिटी है। जो मेरे साथ रात में हुआ है, जो बातचीत हुई है, ये कोई ख्वाब नहीं, सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ है। लेकिन उस लड़की ने क्या करना था अभी तक प्रमोद से बताया नहीं था। अब इसी वजह से प्रमोद घबरा रहे थे कि लड़की क्या डिमांड करेगी, अब क्या करेगी, कुछ भी आइडिया नहीं। अब प्रमोद अपने काम पर रोजाना की तरह जाने लगे, आने लगे, और 3-4 दिन बीत चुका था। लड़की रात में उनके पास में नहीं आई, और प्रमोद भी अब डरे हुए रहते थे रात में कि लड़की जब भी आती थी रात के टाइम में, अब फिर सुबह गायब हो जाती थी। लेकिन जब 3-4 दिन नहीं आए तो लगने लगा कि कहीं अब भूल तो नहीं गई, अब जिस मकसद के लिए वो आई है वो शायद मेरे से पूरा नहीं होता होगा, इसीलिए मेरे पास में नहीं आ रही है। एक तरह से उस घटना को अब प्रमोद भूलने लगे थे, अपने काम में ध्यान लगाने लगे थे। लेकिन वो लड़की किस जाल में थी, कौन सी जाल बुनने जा रही थी, ना तो ये प्रमोद को पता था और ना ही दिनेश गार्ड को। एक भयानक कोई षड्यंत्र रच रही थी लड़की। वो षड्यंत्र क्या था अब तो आगे ही पता चलेगा। अब प्रमोद रात को काम से लौट रहे थे, और आकर के जैसे खाना पीना नहाना धोना सब कुछ रात में करते थे। इसके बाद अब खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, और तभी तेज आंधी तूफान जैसा आवाज़ सुनाई देने लगा। ये पहले उस कोठी में हुआ करता था, फार्म हाउस में। अब खाना जो खा रहे थे, अब खाना खाते हुए ये सब हो रहा था। अब उन्होंने जाकर के दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर में सच में तूफान जैसा आ रहा था। लग रहा था कि बारिश होने वाली हो, बिजली कड़क रही थी और बादल भी गरज रहे थे। और फिर अपने दरवाज़ा तो खोल दिया था और खाना खाने बैठ गए थे। अब जैसे ही खाना ख़त्म करते हैं और थाली लेकर के आगे जाने लगते हैं, और तभी पीछे से उनको कोई पकड़ लेता है। प्रमोद के हाथ से थाली छूट जाती है, नीचे गिर जाती है, और वो पलट कर देखना चाहते हैं कि अचानक मेरे कमरे में कौन आ गया, किसने मुझे पकड़ लिया। और तब तक जैसे ही मुड़ते हैं वो लड़की हंसने लगती है। वो आत्मा लड़की थी। अब प्रमोद के साथ में वो एक तरह से मजाक कर रही थी, और जिससे प्रमोद काफ़ी डर चुके थे। अब फिर प्रमोद कहने लगे, दोस्त आपने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं तो ऐसे ही डर कर मर जाता। अब वो लड़की खिलखिला के हंसने लगी और कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा। अब मैं आज
इसीलिए तुम्हारे पास में आई हूँ। इसके बाद प्रमोद को बोली कि दरवाज़ा बंद करो, मेरे पास में आके बैठो। प्रमोद ने वही किया जो लड़की चाहती थी, दरवाज़ा बंद कर दिए और पलंग पर आकर के बैठ गए जहाँ वो आत्मा लड़की बैठी हुई थी। अब फिर उस लड़की की तरफ देखने लगे। तब वो लड़की अपने पैर हिलाते हुए कहने लगी कि देखो, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। तो प्रमोद उसकी तरफ देखने लगे कि हे भगवान, ये क्या करना चाहती है। प्रमोद एकदम डर गए थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस वो आत्मा लड़की की तरफ देख रहे थे। तब वो लड़की बोली कि देखो, मेरे साथ जो धोखा हुआ है ना, मैं उसका बदला लेना चाहती हूँ। मैं उस घर में अपनी मर्जी से नहीं आई थी। मैं तो आराम से स्वतंत्र थी, कहीं भी घूम फिर सकती थी। मुझे तो बुलाया गया था, उस घर में मुझे बुलाया गया था और तब मैं आई थी। इसके बाद मुझे मेरे साथ में गद्दारी हुई, मैं वो भी गद्दारी सहन कर ली। उसके बदले में तुम आ गए। मैंने सोचा कि चलो तुमसे दोस्ती हो जाएगी और तुम्हारे साथ अच्छा भला चल रहा था, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा ही दिया। उस तांत्रिक को और उसके गुरु ने मुझे पकड़ लिया। अब मुझे ऐसी जगह पर रखा कि मैं एक तरह से कैदी थी। मैं उस नरक को भुगत रही थी। मैं जानती थी कि मैं एक दिन ज़रूर छूटूंगी। उसके लिए मैं हमेशा प्रयत्न कर रही थी। वो भी टाइम अब जल्द आने वाला था, लेकिन वो तांत्रिक और उनके गुरु वो जानते थे कि मैं हमेशा के लिए उनके बस में हो गई हूँ। ये उनकी भूल थी और कुछ दिनों के बाद मैंने जुगत लगा लिया था उस जगह से भागने में, और भागने में मैं कामयाब भी हो गई थी। लेकिन उसके लिए मुझे अपनी जो शक्ति थी उसको बहुत खर्च करना पड़ा। मेरी जो पावर थी, एनर्जी थी, अब बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और 2 महीना तो मुझे अपना एनर्जी जुटाने में लगा था। तब मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं उस लड़के से, जो सेठ का लड़का है, उससे बदला लेना चाहती हूँ। उसको सबक सिखाना चाहती हूँ कि आगे से ऐसे किसी के साथ में ना करें, कोई आत्मा को ना बुलाएं। अब जो प्रमोद थे एकदम डर गए कि अरे, इनके मालिक के लड़का, मतलब उनकी नौकरी, सब कुछ अब खतरे में, कुछ भी हो सकता था। प्रमोद शक्ति में आ गए थे। वो डर के पूछने लगी कि क्या आप उसको मारना चाहती हो। तब वो लड़की बोली नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं, मैं उसको एक ऐसी सबक सिखाना चाहती हूँ कि आज के बाद में ऐसा कभी किसी के साथ ना करें, किसी के साथ मजाक ना करें, वो आत्मा को अब बुलाए ना कभी भी। अब वो एक तरह से मेरे साथ में मजाक ही तो किया था। मैं भला स्वतंत्र रहने वाली, अब मुझे इस घर में कैद कर दिया गया था उसी लड़के की वजह से। ना वो लड़का जिद करता, ना वो तांत्रिक मुझे बुलाता, तो मैं तो एक तरह से फंस गई ना। अगर ये सब हुआ तो उसी लड़की की वजह से ना। अब प्रमोद अभी भी डरे हुए थे। वो पूछने लगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या करोगी आप। तब वो आत्मा लड़की कही कि जितना दिन मैं जैसे जेल में थी, अब मैं उसको रखूंगी। प्रमोद कांप गए थे कि मतलब ये लड़की अब उनको लेके जाएगी ऐसी जगह पर जहां वो कैद करके रखेगी। अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रमोद डरे हुए थे, मालिक का बेटा था और वो उन्हीं के बदौलत उनका, प्रमोद का काम चल रहा था। अब तब वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि देखिए, उस लड़की को अनजाने में सब हुआ, उसके दोस्तों ने उसको बहकाया नहीं होता तो ये कांड नहीं होता। वो कभी भी आपको बुलाता नहीं, आपको तो खुद नहीं बुलाया, तांत्रिक ने जानबूझ करके बुलाया है ताकि आप उनसे कुछ बदला ले सको, कुछ गलत कर सको। अब वो लड़की कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे जो सेठ का लड़का था उसने बुलाया था, मैं जानती हूँ, उसने मेरे साथ में धोखा किया है, उसी की वजह से तो मैं इस घर में आई थी। अब
लड़की गुस्से में प्रमोद मनाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे कि आप जिद छोड़ दीजिए, मैं हूं ना आपके लिए, आप जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो जो आत्मा लड़की थी अपनी जिद छोड़ नहीं रही थी और कहने लगी कि तुम निश्चित रहो, तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं होगा, जैसे तुम्हारे से पहले से दोस्ती थी वैसे ही रहेगी। लेकिन मैं उस लड़की को बख्शूंगी नहीं, उसको ज़रूर सबक सिखाऊंगी। अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं कुछ सज़ा को कम कर दूंगी और ऐसी सज़ा दूंगी कि वो तड़पेगा। उसके परिवार वाले कितना भी इलाज कर लें वो सही नहीं होगा जब तक मैं ना चाहूँगी। और उसके बाद लड़की गुस्से में थी। अब उस जगह से अब पलंग से उतरी और सीधा दरवाजे से बाहर निकल गई। प्रमोद देखते रह गए थे। अब लड़की चली गई लेकिन प्रमोद डरे हुए थे, सोच रहे थे कि यह लड़की जो बोली है अब तो पूरा करेगी करेगी। और इसके बाद प्रमोद सारी रात सो नहीं पाए थे। मन में घबराहट, बेचैनी, सब कुछ अब उनको सोने नहीं दे रही थी। अब सेठ जी को लड़के को अब ये सज़ा देने वाली थी और सज़ा भी भयानक। वो फूल सा लड़का अब ऐसी गलती कर बैठा है, अब क्या उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा सही है? प्रमोद यही सब सोच विचार कर रहे थे। अब सेठ को वो बोल भी नहीं सकते थे कि तुम्हारी लड़की के साथ में ऐसा भी कुछ होने वाला है। अगर वो बोल देते तो आत्मा लड़की उनको भी नुकसान पहुंचाती, उनको परिवार को भी। आखिरकार अब सुबह हो चुकी थी, नींद तो आई नहीं, अब मन डवाडोल था, लेकिन ड्यूटी तो करनी थी। इसके बाद अपने काम की तरफ चल पड़े थे। और उधर जो दिनेश गार्ड थे वो भी अपनी ड्यूटी आ रही थी, जा रही थी, लेकिन वो उदास रहते थे, घर में भी उदास रहते थे। उनकी पत्नी पूछती रहती थी कि आप बताते क्यों नहीं हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, कोई दुख परेशानी मिल करके हम बांट लेंगे ना, आप बताओ तो सही। लेकिन दिनेश गार्ड जानते थे कि अगर मैं कुछ बताया तो वो भूतनी, वो आत्मा मेरी पत्नी को भी मार डालेगी और मुझे भी मार डालेगी। इसलिए डरे हुए थे। ड्यूटी पर आते तो उनके साथ जो स्टाफ बैठते थे वो भी कहते थे कि दिनेश, पहले तो तुम हंसी मजाक करते रहते थे और आजकल तुम उदास रहते हो, बात क्या है? लेकिन किसी से कुछ भी नहीं बताते थे। और आखिरकार रात को जब अपनी ड्यूटी से निकल रहे थे अपने साइकिल से लेकर के, उसी जगह पर पहुंचे थे जहां पर उस आत्मा से उनकी मुलाकात हुई थी। तो आत्मा उनका इंतजार कर रही थी। अब जैसे ही वो आत्मा को देखे तो भागना तो असंभव सा था। आप फिर जहाँ थे वहीं रुक गए। वो आत्मा उनके पास पहुंची और कहने लगी कि अच्छा किया तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। अब मेरी आज का अब जो करना है वो बात सुन लो। अब फिर वो आत्मा लड़की दिनेश को समझाने लगी। अब दिनेश को बता रही थी कि देखो, मैं उस कोठी में प्रवेश नहीं कर सकती, उसमें तांत्रिकों ने कुछ चीज़ अब वहाँ रख रखी है और जब तक वो चीज़ हटेगी नहीं मैं कोठी में दाखिल नहीं हो पाऊंगी और ना ही उस लड़के के पास पहुँच सकती हूँ। और उस लड़के को मुझे पकड़ना है, उसको सजा देना है। अब वो लड़की उस गार्ड को बता रही थी। गार्ड सुनकर के सहम रहा था, जैसे प्रमोद डरे हुए थे और वैसे गार्ड भी अब डर चुका था। लेकिन वो आत्मा गार्ड को, दिनेश गार्ड को बता रही थी कि तुम डरो मत भाई, तुम्हें मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, ना तुम्हारी पत्नी को, लेकिन ये मेरा काम कर दो ताकि मैं रात के समय उस कोठी में प्रवेश कर सकूं, इतना ही तुम्हें करना है। आखिरकार अब कोई ऑप्शन नहीं तो दिनेश गार्ड को मारना ही पड़ा। आप फिर कहने लगे कि इसके बाद आप हमें तो छोड़ दीजिएगा ना, मेरी पत्नी को अब हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाइएगा। तब वो कहने लगी नहीं, मैं आप लोगों को कोई परेशानी नहीं करूँगी, बस मेरा ये काम आप कर दो, जितना जल्दी कर दोगे उतना ही सही रहेगा। और वो जो काम बताई थी दिनेश गार्ड को अब पूरा पता था कि उसको क्या करना था। आखिरकार जब सुबह में आए दिनेश गार्ड, वो छुट्टी का दिन था, संडे था,
अब सब कोई इधर उधर था और वो जो सामान गेट के पास रखा था, कोठी के पास में रखा हुआ था, दो जगह पर जो तांत्रिक ने टांग रखा था, एक थैले में, लाल थैले में, उसमें कोई ऐसा चीज़ था जिसे आत्मा उस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। उस थैले को, सामान को निकाल देना था। थैला वहीं टंगा रहता और सामान निकाल करके वो फेंक देना था, जैसे उस आत्मा ने बताया था। और वही काम अब करने जा रहे थे दिनेश घाट। उस जगह पर, पहले जगह पर पहुंच गए जहां से वो सामान निकालना था थैले से, लेकिन इनके हाथ पैर कांप रहे थे, डरे हुए थे कि अगर कोई देख लेगा तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। अब जिस पहले थैले पर पहुंचे ना, तो वाकई में अब उनके हाथ पैर जवाब दे रहे थे। डरते डरते बड़ी मुश्किल से उस थैले को खोला और उसमें जो अंदर पुड़िया भरी हुई थी और उस पुड़िया को निकाला। जैसे ही हाथ में लिया, वो पुड़िया एकदम गरम गरम लग रही थी, जैसे उसके अंदर में आग हो। और जैसे उस आत्मा ने बोली थी, उस पुड़िया को ले जा करके कहीं दूर फेंक देना था। और इसके बाद दूसरी थैले को अब वैसे ही करना था, लेकिन आज वो पहला ही काम कर पाए थे। इसके बाद उस कोठी में चहल पहल शुरू हो गई थी और जिस जगह पर वो थैला टंगा हुआ था, पोटली, वहाँ पहुँचना संभव नहीं था। अब पहला काम तो कर करके वो एकदम थक चुके थे। इतना डर लगा था कि बड़ी मुश्किल से उस काम को निपटाए थे। और आखिरकार जब राहत को लौटने लगे, तब वो आत्मा लड़की फिर मिली और कहने लगी कि दिनेश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब एक ही काम रह गया, उसको भी निपटा दो। और सुनो, डरो मत, मेरे से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक मुझे कोई धोखा नहीं देता, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और तुम्हें इस काम के लिए मैं इनाम भी दूंगी। अब फिर कहने लगे कि उस काम को भी जल्दी निपटा दो, मेरे पास भी वक्त बहुत कम है। अब इसके बाद लड़की फिर समझा करके आप चली गई। दिनेश अपने घर पर आ गए और एक तरह से उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, डरे हुए थे। पत्नी फिर पूछने लगी कि आप बताते क्यों नहीं हो कि आपको, आपके साथ में क्या चल रहा है? अगर आपकी तबीयत खराब है तो हम डॉक्टर के पास चलें। तो दिनेश मना करने लगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नौकरी के मामला है और नौकरी पर मुझे खतरा दिख रहा है, इसीलिए मैं डरा हुआ हूँ। मुझे अब दूसरी जगह नौकरी तलाश करनी पड़ेगी। तब उनके पत्नी ने साहस दिया कि आप नौकरी के लिए क्यों टेंशन करते हो, कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, तो इसमें कौन सा डरने वाली बात है, इसके लिए अपना सेहत क्यों खराब कर रहे हो। तब लगा दिनेश को कि हाँ, मेरी पत्नी कह रही है, सही कह रही है। अगर यहाँ से मेरी नौकरी छूट जाएगी तो मैं दूसरी जगह पकड़ लूँगा, इसमें कौन सी डरने वाली बात है। मैंने कोई यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं कर रखा कि मेरी ज़िंदगी भर यही नौकरी रहेगी। इसके बाद चेहरे पर एक तरह से अब रौनक आ गई थी पत्नी के समझाने के बाद में। और दूसरे दिन वही किए, मौका देख करके दूसरी पोटली को अब उन्होंने अंदर का जो सामान था निकाल लिया। और जैसे ही पुड़िया निकाला ना, वो भी एकदम गर्म, जिसके अंदर में आग हो, और उस पुड़िया को भी ठिकाने लगा दिए थे। अब ये जो काम कर ली ना, तो इनको संतुष्टि हो गई थी कि चलो, मैंने अपना काम कर दिया। और इसके बाद जब रात को घर लौटने लगे तो वो लड़की उसी जगह पर मिली। अब जो दिनेश गार्ड थे कहने लगे कि देखो, आपने जो बताया था मैंने कर दिया है, तो आप हमारी पीछा छोड़ दीजिए, मेरी पत्नी को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा, ना मुझे पहुंचाइएगा। तब वो लड़की कहने लगी, अरे घबराओ मत, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुमने तो अच्छा काम किया है मेरे लिए, मैं तुम्हें ज़रूर इनाम दूंगी, अब थोड़ा वक्त का इंतज़ार करो। और इसके बाद वो लड़की उसी तरफ जाने लगी जिधर फार्म हाउस था। और तब दिनेश गार्ड को लगा कि अब लड़की ज़रूर उस फार्म हाउस में तबाही लाने वाली है, और डरते हुए अपने घर पहुंच गए थे। अपने पत्नी को आज की बात भी कुछ भी नहीं बताया, इतना डरे हुए थे आज की घटना से। और
अगले दिन जो उस घर में कोठी में जब दिनेश गार्ड पहुँचे तो वहाँ पर एक तरह से भागा दौड़ी लगी हुई थी। हर कोई इधर उधर भाग रहा था, नौकर चाकर उस कोठी में इधर उधर। अब दिनेश गार्ड पूछने लगे अपने साथी गार्ड से कि भाई ये इतने लोग घबराए हुए क्यों इधर उधर दौड़ रहे हैं, बात क्या है, बाहर से गाड़ी पर गाड़ी आ रही है, समस्या क्या है भाई। तब वो जो रात का गार्ड था कहने लगा भाई हम तो रात से ही परेशान हैं, ना जाने अब हमारे मालिक को कैसा दौरा पड़ गया है। वो तो कपड़े उतार करके इधर उधर भागना शुरू करती है, पागलों वाली हरकत करने लगे हैं। कभी इधर भागते हैं, कभी चीखते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं कि वो सामने खड़ी है, वो मुझे पकड़ के ले जाना चाहती है। अब तो पागल जैसे हो गए हैं भाई। डॉक्टर पर डॉक्टर आ रहे हैं और दवाई भी दे रहे हैं, इंजेक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन काबू में साहब नहीं आ रहे। अब जो दिनेश अब घाट की बात सुना तो एकदम संत से रह गए। उनको लगा कि उस आत्मा का ही काम है, जरूर इस मालिक से बदला ले रही है। अब नाइट का गार्ड चला गया था। अब देख रहे थे, अब उनकी ड्यूटी थी, अब देख रहे थे डॉक्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं, नौकर इधर से उधर भाग रहे हैं और चीखने की आवाज़ मालिक की तेज आ रही है। नौकर चाकर और डॉक्टर और उनके परिवार के लोग भी अब पकड़ने की कोशिश करते थे। अब पकड़ में आ भी जाते थे, फिर थोड़ा देर रुकने के बाद वही अपने हाल कर लेते, अच्छे अच्छे कपड़े फाड़ देते, एकदम नंगा होना चाहते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, वो मेरे सामने खड़ी है, मुझे ले जाना चाहती है। पागलों वाली उनके साथ हरकत चल रहा था। अब ऐसा ही पूरा दिन अब दिनेश गार्ड ने देखा। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब उसी लड़की के किया धरा है। और आखिरकार उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी। आप फिर अपने घर आ गए थे। समझ गए कि अब वो आत्मा ने अपना खेल शुरू कर दिया है। इसके बाद प्रमोद को भी इस बात की खबर लगी कि फार्म हाउस में अब मालिक के साथ क्या दुर्गति चल रही है। जब दिन की ड्यूटी ख़त्म करके आज अगले दिन जब रात को अपने कमरे में लौटे, दरवाज़ा खोला, रोज़ की तरह नहाना धोना और फिर खाना खा करके अपने बिस्तर पर पड़ जाना। और जैसे बिस्तर पर सोच रही थी मालिक के बारे में कि मालिक को ज़रूर इसी आत्मा का लड़की का काम है जो वो उनको सजा दे रही है, जैसा उसने बोला था। और तब तक दरवाज़ा उनका कमरे का खोल गया। अब जैसे ही दरवाज़ा खुला, लड़की दाखिल और दरवाज़ा बंद कर दिया। पलंग पर लेटे हुए थे और जल्दी से उठ करके बैठ गए। वो लड़की उनके पास जल्दी से आई और बैठ गई। अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हारे मालिक को अब सजा दे रही हूँ, तुम्हें तो अब पता लग ही चुका होगा। अब प्रमोद कहने लगे हाँ, मुझे सब मालूम हो गया है। अब मुझे मालूम था कि इसमें आप ही का हाथ है। वो तो पागल बन चुके हैं। वो लड़की हंसने लगी और कहने लगी कि जैसे मुझे तकलीफ दिया गया था, ये तो बहुत कम है तुम्हारे मालिक के लिए। मैं तो बहुत कुछ सोच रखी थी, लेकिन तुमने बोला तब मैं सज़ा को कम किया हूँ। प्रमोद कहने लगे कि सज़ा कितने दिन तक चलेगी। वो लड़की हंसने लगी, कहने लगी कि बस कुछ ही दिन तक, इसके बाद मैं उसको माफ़ कर दूंगी। और वही हुआ। तांत्रिक पतांत्रिक आने लगे उस घर में सेठ के लड़के को सही करने के लिए। वो गुरुजी भी आए, उनके चेले भी आए, लेकिन वो लोग भी जान तो चुके थे कि उसी आत्मा का काम है। वो जान चुके थे कि आत्मा उनके बंधन से मुक्त हो चुकी है और वही आत्मा इनको परेशान कर रही है। भरपूर उन लोगों ने कोशिश किया कि उस आत्मा से अब जान छुड़वा दें छोटे साहब को, मालिक को, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। और एक हफ्ते तक ऐसा ही उनका इलाज चलता रहा। डॉक्टर आते रहे, वो चीखते रहें, चिल्लाते रहें, भागते रहें, इधर उधर तड़पते रहें। और तांत्रिक भी, अब गुरुजी, उनके चेले और भी तांत्रिक आए, लेकिन कोई भी असर काम नहीं कर रहा था। और जब प्रमोद के पास दूसरे दिन लड़की आई और
बोलने लगी कि देखो, अब मुझे देख कर संतुष्टि हो रही है। मुझे अब अपने जो मैंने किया है और करके मुझे अब मज़ा आ रहा है। प्रमोद कहने लगी कि अब तो माफ़ कर दीजिए, बहुत मालिक को कष्ट हो रहा, तड़प रहे हैं, डॉक्टर पर डॉक्टर आ रहे हैं उनको देखने के लिए, तांत्रिक आ रहे हैं, लेकिन कोई भी दवा दारू दुआ कुछ भी काम नहीं कर रही है। वो लड़की हंसते हुए कहने लगी कि नहीं, कुछ भी काम नहीं करेगा, जब तक मैं नहीं चाहूँगी कुछ भी नहीं, कोई भी उसको सही नहीं कर पाएगा। अतः प्रमोद कहने लगे कि अब तो माफ़ कर दीजिए, बहुत दिन हो गया ऐसा करते हुए, तड़प रहे हैं बेचारे, आखिर हैं तो मेरे मालिक ही ना, उन्हीं के दया दृष्टि से तो मेरा काम चल रहा है। तब वो लड़की कहने लगी कल कल की रात तक, इसके बाद मैं माफ़ कर दूंगी। इसके बाद रात प्रमोद के साथ उस लड़की ने गुजारा और सुबह में गायब हो चुकी थी। प्रमोद जानते थे कि लड़की जो कहती है सत्य वचन है। अब आखिरी दिन है मालिक का, इसके बाद वो सही हो जाएंगे। और उधर जो दिनेश गार्ड थे वो भी जो देख रहे थे ना, उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मालिक का वो दशा देख करके वो भी कांप जाते थे कि कोई आत्मा ऐसी भी कर सकती है, इतनी बड़ी अब सजा दे सकती है। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना तांत्रिक कर पा रहे हैं। अब डरे हुए वो भी थे, रात की ड्यूटी खत्म करके जा रहे थे और उसी जगह पर वो आत्मा फिर मिल गई और कहने लगी कि तुम कैसे हो बताओ, तुमने तो मेरा सारा काम कर दिया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अब दिनेश गार्ड हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि मेरे मालिक को अब तो बख्श दीजिए। जैसे प्रमोद को दया आ रही थी वैसे दिनेश गार्ड को भी दया आ रही थी, आखिर उसके मालिक थे, नमक खा रहे हैं भाई। अब दिनेश गार्ड ने जो धोखा दिया था उस आत्मा को कहने पर, अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी भी जान अब जा सकती थी और मालिक उनकी पत्नी की भी। लेकिन अब इस जगह पर वो नौकरी करना भी नहीं चाहते थे। उनका जो अंतर आत्मा था कचोट रहा था और सोच रहे थे कि बस मालिक सही हो जाए, इसके बाद इस जगह से नौकरी छोड़ दूंगा, चाहे मुझे कुछ दिन खाली ही क्यों न बैठना पड़े। और वो लड़की तो उनके दिल की बात जानती थी। वो कहने लगी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मैंने व्यवस्था कर रखा है, तुम फलानी जगह में चले जाना। एक जगह का एड्रेस बताया और जा करके मालिक से मिलो। तुम यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहे हो ना, तुम्हें सुपरवाइजर की नौकरी मिलेगी और तनख्वाह भी तुम्हारी डबल हो जाएगी। और बीच बीच में मैं कभी आऊँगी तो तुम्हारी मदद भी करूँगी। इसके बाद वो आत्मा लड़की अब गायब हो चुकी थी, चली गई थी अंधेरे में। अब दिनेश गार्ड अपने घर पर आ गए थे। आज भी पत्नी पूछ रही थी कि बताओ कोई मामला है तो बताओ, लेकिन आज भी दिनेश गार्ड कुछ नहीं बताया। हाँ, अगले दिन जब वहाँ पहुँचे तो आप वहाँ पर जो हलचल थी थोड़ा शांत था, मतलब उनको आराम आ रहा था, डॉक्टर की दवाई काम आ रही थी और तांत्रिक का भी जो मंत्र था वो भी लग रहा था काम आ रहा है। और शाम तक उनकी ड्यूटी में रहते हुए आप साहब ठीक हो गए थे और तब उनको मन की तसल्ली हुई थी। अब फिर अगले दिन उस वहाँ ड्यूटी पर वो गए नहीं। अब इसके बाद जो लड़की ने बताई थी एड्रेस, उस एड्रेस पर पहुँचे थे दिनेश गार्ड और वो भी एक सिक्योरिटी का ऑफिस ही था। और गए तो वहाँ का मैनेजर अब जैसे दिनेश को देख करके चौंक गया था और कहने लगा भाई, मैंने तो तुम्हें सपने में देखा था, तुम मेरे पास में नौकरी मांगने आए थे सपने में। दिनेश गार्ड हैरान थे, कहने लगे साहब नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं तो पहली बार आपके ऑफिस में आ रहा हूँ। अब लंबाई चौड़ाई दिनेश गार्ड की सही थी, पढ़े लिखे भी थे, अब सुपरवाइजर बनने लायक तो थे ही। और आखिरकार उस मैनेजर ने अब दिनेश गार्ड को सुपरवाइजर बना दिया था और तनख्वाह भी उनकी अच्छी खासी हो गई थी। तो दिनेश गार्ड को उस लड़की ने जो बोला था वो भी किया। और इसके बाद वो लड़की पहुंची थी अब कहाँ पर, प्रमोद जी के पास में। रात को मिली और कहने लगी कि प्रमोद, मैं तुम्हारे लिए बताओ क्या करूं। प्रमोद कहने लगे कि आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, आपने मेरे घर में
सुख शांति ला दिया, इससे बड़ी क्या हो सकता है। और देखिए, आपने मेरे कहने पर मालिक को भी आपने सही कर दिया। अब इससे बड़ी मेरे लिए तो कुछ हो नहीं सकता है। तब उस लड़की ने कहा कि मैं अब जा रही हूँ, हाँ कभी मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी, तुम मेरा इंतज़ार ज़रूर करना, फिर हम मिलेंगे। इसके बाद वो लड़की अब उनके पास से चली गई। दोबारा अब काफ़ी दिन हो चुका था, जब नहीं आई तो प्रमोद को लगा कि वास्तव में लड़की उनका साथ छोड़ गई है। और उधर जो उनके मालिक थे, सेठ के लड़के, अब उनका सब रहन सहन सब कुछ बदल चुका था। जो उनके शाम में पार्टी होती थी, उनके आवारा दोस्त आते थे, लड़कियां आती थी और महफिल जमती थी, सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिया था। अब सुधर चुके थे, अब अपने माँ बाप का कहना मानते थे, उनके काम में अब भाग लेने लगे, उनके साथ जाने लगे, आने लगे, काम धंधा संभालने लगे। इसके बाद कुछ दिनों में अब उनकी शादी भी हो चुकी थी और एक तरह से गृहस्थी उनकी सही चलने लगी। और इधर दिनेश गार्ड का भी गृहस्थी मज़े में चल रही थी और प्रमोद का भी शादी हो चुका था। वो भी अपने पत्नी के साथ बहुत आनंद में थे। अब वास्तव में जो उनकी पत्नी मिली थी, उस आत्मा लड़की से सुंदर ही मिली थी। तो ये थी कहानी प्रमोद जी का आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती है जो मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।